बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि विसर्ग संधि को हम समझें कैसे, पहचानें कैसे। इसको पहचान का बस एक छोटा सा तरीका ये है कि अगर दो शब्दों के बीच में आधा र लगा है, स लगा है, श लगा है, षटकोण वाला श लगा है, या फिर ओ की मात्रा लगी है, साथ में एस वाला साइन लगा है, तो समझो वो विसर्ग संधि है। क्योंकि दो शब्दों को जोड़कर जब हम संधि करते हैं तब विसर्ग के स्थान पर आधा स, आधा श, आधा श षटकोण वाला और ओ की मात्रा आ जाती है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि के बारे में ही बात की थी, मगर पूरी विसर्ग संधि उसमें नहीं आई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, बड़ा हो रहा था। इसलिए मैंने आधा भाग, जो बाकी का भाग बच गया है, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व अ हो और उसके बाद हर्ष यानी कि हकार हो, तब और अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग को उ हो जाता है। और उ तब होता है और उ से ओ हो जाता है, क्योंकि हमने पहले सीखा हुआ है स्वर संधि में गुण संधि। तो गुण संधि में उ कब होता है? जब अ प्लस उ होता है ना। अ और उ मिलकर ओ हो जाता है गुण संधि के अनुसार। यहाँ भी वही चीज है, लेकिन वहां पर क्योंकि बाद में अ नहीं आया है, यहाँ पर बाद में विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर है तो ओ ही, लेकिन वो साइन ये वाला जो है ये नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद में अ ह्रस्व नहीं आया है इसलिए। तो देखो, छात्रः हसति, तो विसर्ग से पहले भी अ की साउंड आ रही है, छात्र अ की साउंड आ रही है, इसलिए विसर्ग से पहले अ है, तो इसलिए विसर्ग का उ बन गया, और उ होने के कारण अ और उ मिलकर ओ बन गया। तो छात्रो हसति। इस तरह से जब शब्द आता है तो जब इसको विच्छेद करते हैं तो ये ओ की मात्रा हटाकर विसर्ग लगा दिया जाता है, बस सिंपल। तो छात्रो हसति इस तरह से आया। जहां भी इस तरह की मात्रा ओ की लग रही है और लग रहा है कि ओ की मात्रा क्यों आई है, तो आप समझ जाओ कि ये विसर्ग के स्थान पर लगाया गया है। छात्रः हसति, छात्रो हसति, मृगः धावति, मृगो धावति, देवः गच्छति, देवो गच्छति, सः रोचते, सो रोचते, मनः रथः, मनो रथः, रामः मन्यते, रामो मन्यते, यशः गानम्, यशो गानम्, कः बुध्यते, को बुध्यते, मनः हरः, मनो हरः, कृष्णः धन्यः, कृष्णो धन्यः, मनः जवन्, मनो जवम्, कृपणः ददाति, कृपणो ददाति, है ना। मनः गतं, मनो गतं, छात्रः नयति, छात्रो नयति, शिवः वन्द्य, शिवो वन्द्यः, रामः दोग्धि, रामो दोग्धि। समझ आ रहा है ना। बस इसमें गुण संधि को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जहां जहां भी अ और उ मिलता है तो ओ हो जाता है। ये सिंपल बात है, ये तो हमारी समझ में आ चुकी है। लेकिन ओ कैसे बना? जब विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व अ आया है और विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन जैसे ह आया है, या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आया है, अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई आया है, तब ऐसे में जो ह्रस्व का के बाद उ आया है, उ के साथ मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। जैसे छात्रो सो रोचते, यशो गानम, कृष्णो धन्यः, मनोगतः, रामो दोग्धि, रामो घोषति, अश्वो घोषति, अर्जुनो जयति। इस तरह से इसमें परिवर्तन आ जाता है। मृगो धावति, मनोरथः, को बुध्यते, मनोजवम, छात्रो नयति, रामो वेत्ति, सो भाति, को गच्छति, हरिद्वारो लसति। इस तरह से इसमें देखने को मिल रहा है परिवर्तन। पास है, हमारे सामने है विसर्ग संधि। विसर्ग का र हो जाता है, यानी रत्व यानी ऋत्व, और रत्व का मतलब र। विसर्ग संधि में विसर्ग का र हो जाता है। र कब होता है? विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर, यहाँ पे अ की बात हो रही थी, यहाँ पर आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर हो या घोष वर्गों का
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तब विसर्ग को र हो जाता है। जैसे निहबल, अब विसर्ग से पहले ई आया है, अ या आ को छोड़कर ई आया है, इसलिए निहबल, तो इस इस विसर्ग का रा हो गया। तो रा हो गया तो इसलिए क्योंकि रा में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इस रा को हमने रेफ रा में बदल दिया। निहबल निर्बल, मुनिह्याति मुनिर्याति, कविः यच्छति कविर्यच्छति, कविः इच्छति कविरिच्छति, रवि उदेति रवि रुदेति, क्योंकि ये विसर्ग का रा बना और रवि का विसर्ग है, विसर्ग का रा हुआ और उदैति का ऊ जो है वो र में ऊ की मात्रा के साथ लग गया, इसलिए इस रा को हमने ऊपर रेफ की तरह नहीं लिखा। तो रवि रुदेति, यहाँ पर भी कवि रिच्छति लगा दिया क्योंकि ये ई है, ई जो है वो विसर्ग में, विसर्ग से जो र बना उसमें ई की मात्रा के साथ ये लग गया, इसलिए कवि रिच्छति हो गया, कवि रुदेति हो गया। मुनिः अयम, यहाँ पर भी विसर्ग का र हुआ लेकिन इस र में ये अ मिल गया, इसलिए र पूरा हो गया। तो मुनिरयम, बोलने में मुनिर अयम है लेकिन संधि करने के बाद ये मुनिरयम हो गया, है ना। भानोह इदम, यहाँ भी ई स्वर आया है और इधर भी स्वर आया है क्योंकि भानोह आ रहा है। तो विसर्ग का क्या नियम क्या था कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो, तो यहाँ पर ओ है ना, ओ स्वर है और विसर्ग का र हो गया और र में ई मिल गया तो री बन गया, भानो रिदम हो गया, है ना। कई उक्तम, तो विसर्ग से पहले आई, बड़ी ए आई हुई है तो इसलिए इस विसर्ग का र हो गया और र में ये ऊ मिल गया तो रू बन गया, तो कै रुक्तम हो गया, कै रुक्तम ये शब्द बन गया। अब आगे देखें, वहनि ज्वलति, तो वह निर्ज्वलति, क्यों जी विसर्ग का, इस विसर्ग का रा हो गया तो वह निर्ज्वलति, ये ज्वलति लग गया और ये जो रा बना क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इस रा में कोई स्वर नहीं मिला और इस रा को हमने रेफ की जैसे ऊपर की तरफ लगा दिया। वह निर्ज्वलति, वह निर्ज्वलति। शिशु हसति, यहाँ पर भी कोई स्वर नहीं है इसलिए रा को एज इट इज रेफ के स्थान पर लगा दिया ऊपर की तरफ। साधु गच्छति, साधुर गच्छति। हरे इदम, हरे रिदम, यहाँ पर ई मिल गया तो इसलिए रा में छोटी ई की मात्रा बनकर इसके साथ मिल गया, हरे रिदम हो गया। गौ अयम, यहाँ पर भी अ मिल गया, स्वर मिल गया तो र में अ मिल गया तो गौरयम, गौरयम हो गया। देवी उवाच, यहाँ पे उ स्वर आ गया तो जो र बना था उसमें ऊ मिल गया तो देवी रुवाच हो गया, रुवाच, है ना, देवी रुवाच हो गया। अब वधु आयति आयाति, वधू आयाति, तो विसर्ग का र बना और र में आ, बड़ा आ मिल गया तो वधू रायाति हो गया, वधू रायाति हो गया, इस तरह से शब्द बना। पितुः रिक्शा, अब यहाँ पे तू है यानी ऊ आया हुआ है और साथ में विसर्ग है, विसर्ग का र बना, र में ई मिल गया तो रिच्छा बन गया, पितु रिच्छा बन गया, पितु रिच्छा, ये इसका विच्छेद, ये इसके संधि हो गई, पितु रिच्छा, ठीक है ना। आगे इसके नियम है, विसर्ग का लोप हो जाता है यानी विसर्ग गायब हो जाता है। वो कैसे? विसर्ग का लोप, यदि सह और एषः शब्द के परे अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो सह और एषः शब्द के विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह एति, तो यानी इस विसर्ग, यहाँ पे क्या था कि सह और एषः
शब्द के परे अ हो, अ को छोड़कर। तो यहाँ पे सह है, सह के बाद अ नहीं आया लेकिन ए आया है, इसलिए इस सह में जो विसर्ग लगा हुआ इसका लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग गायब हो जाएगा। तो साएती हो गया। सह गच्छति, स गच्छति, है ना, स गच्छति। उधर क्या था, पिछले वाले नियम में हमने देखा था कि अगर विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आया है तो हो जाता है। यहाँ पर अ आया हुआ है लेकिन वो नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, है ना। यहाँ पर तो ये बात कही गई है कि स में अगर विसर्ग आया है और उसके बाद कोई भी व्यंजन है या फिर स्वर है लेकिन अ नहीं होना चाहिए, अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन, अब यहाँ पे अन्य व्यंजन भी आ गया और कोई भी स्वर और कोई नहीं है अ को छोड़कर, तो हो तब इस स में जो विसर्ग लगा है वो गायब हो जाता है, इसलिए स गच्छति। सह पठति, सा पठति। एषः चलति, एषः चलति। अब यहाँ पे एषा भी आ गया, ये था ना कि एषा होगा तो उसके विसर्ग का भी लोप हो जाता है जब उसके बाद इस विसर्ग के बाद और स्वर हो या फिर व्यंजन हो। एषः चलति, एषः जयति, एष जयति। एषः याति, एष याति। एषः विष्णु, एष विष्णुः। एषः एति, एष एति। इस तरह से इसमें बदलाव आया। इसमें उल्टा था कि विसर्ग ही गायब हो जाएगा। अब आते हैं विसर्ग का लोप का एक और नियम है, वो कैसे, यदि विसर्ग के पहले अ हो, अब यहाँ पे विसर्ग से पहले अ कह रहे हैं, अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई अन्य स्वर हो, और अ है लेकिन उसके बाद कोई अन्य अ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अर्जुनः उवाच, तो अर्जुन उवाच हो गया। अब यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग से पहले अ है लेकिन उसके बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर हो, यहाँ पे उ है, इसलिए अर्जुन वाच, यानी विसर्ग जो लगा था अर्जुन में वो गायब हो गया, अर्जुन उवाच। सूर्य उदेति, सूर्य उदेति। अर्जुनः आगच्छति, अर्जुन आगच्छति। अर्जुनः आगच्छति, अर्जुन आगच्छति। बालः इच्छति, बाल इच्छति। अतः एव, अतएव हो गया। बालः आगतः, बाल आगतः। इस तरह से इसमें बदलाव आ गया। और एक और इसका नियम है लोप होने का विसर्ग का, तो ये भी देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। विसर्ग के पहले आ होने पर और उसके बाद कोई स्वर, विसर्ग के पहले अ होने पर और उसके बाद कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह वर्णों में से कोई वर्ण हो, तब वहां विसर्ग का तो लोप होगा ही, साथ ही यदि कोई संधि हो तो अथवा संधि ना भी हो, जैसे विसर्ग हट गया। देवाः गच्छति, गच्छन्ति, देवा गच्छन्ति। शिष्याः एते, शिष्या एते। पुरुषाः हसन्ति, पुरुषा हसन्ति। देवाः अत्र, देवा अत्र। छात्राः धावन्ति, छात्रा धावन्ति। नृपाः अत्र, नृपा अत्र। छात्राः नमन्ति, छात्रा नमन्ति। नराः आयान्ति, नरा आयान्ति। पुरुषाः यान्ति, पुरुषा यान्ति। अश्वः, अश्वाः इमे, अश्वा इमे। नृपाः जयन्ति, नृपा जयन्ति। अब यहाँ पर इसके नियमों का बस इतना सा ध्यान रखना है कि आ की बात हो रही है, यहाँ पर आ है, बड़ा आ है यानी दीर्घ आ है, और उसके बाद इसके बाद स्वर है या फिर वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है अगर, तो ज है ना, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई है तो ये ज भी तीसरा है, च, छ, ज हो गया, है ना। ग भी तीसरा है, क, ख, ग हो गया, है ना। इसी तरह से
कोई और स्वर, जैसे ये अ को छोड़कर कोई और स्वर ए आया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर न आया है तो त थ द ध न, तो तीसरा, चौथा और या पांचवा, तो न जो है ये पांचवा वर्ण है, इसलिए विसर्ग हट गया। अन्य सुमना धन्याः, सुमना इच्छति, सुमना इच्छति, लेकिन यहाँ विसर्ग था इसलिए हमने विसर्ग का लोप करके बाकी शब्द को एज इट इज लिख दिया, सुमना इच्छति। सुमनाः नयन्ति, सुमना नयन्ति, ये हमारी संधि इस तरह से पूरी हुई। विसर्ग का लोप के नियम भी हमने देख लिए, और र कैसे बनता है, श कैसे बनता है, स कैसे बनता है, ये सब भी हमने सीखा। अब इसके उदाहरणों का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास के बिना तो गुजारा नहीं है। अभ्यास के बिना हम किसी भी भाषा हो या किसी भी ज्ञान को अपने आप में मनन नहीं कर सकते, जब तक जो हमने सीख तो लिया उसका अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। संधि इस तरह से कंप्लीट हुई। अब हम MCQ वाले प्रश्न लेकर आएंगे फिर से आपके सामने, और आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए शब्दों के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।